गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आप में से कई लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि सर आप थोड़ा बताएंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है बायोमेंटर्स वो कैसे काम करता है और जो भी रिसीविंग्स होती हैं, जो फंड आपके पास आते हैं उन फंड को आप कैसे यूज़ करते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बायोमेंटर्स जो है एक प्रकार का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भी अर्न करता है वो सारा का सारा जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही खर्च करता है। मतलब एक प्रकार से नो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनके। यहाँ पर यदि हम देखें इस समय हमारे पास में जो एम्प्लॉयज़ का नंबर है, सारे एम्प्लॉयज़ में कि हमारे ऑन रोल एम्प्लॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सब शामिल हैं। तकरीबन 69 लोग जो है वो बायोमेंटर्स में काम कर रहे हैं। जो आपको सपोर्ट टीम की बात करें हम, चाहे हम जो है ईमेल पढ़ने वाले लोगों की बात करें, जो आपको ईमेल पर रिस्पॉन्ड करने वाली टेक्निकल टीम है उसकी बात करें, हम डेवलपमेंट वाली टीम की बात करें, हम एकेडमिक फ्रंट पर बात करें, हम कंटेंट वाली टीम की बात करें, तो कुल मिला के जो है 69 लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन दिखते केवल स्क्रीन पर 3 लोग हैं, संजय सर, अमर सर और मैं दिखते हैं के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंप्यूटर के पीछे बैठकर जो काम कर रहा है, कंटेंट पे काम कर रहा है वो व्यक्ति, या जो प्रूफ रीडिंग कर रहा है वो व्यक्ति, या जो व्यक्ति जो है वो एनिमेशंस तैयार कर रहा है वो व्यक्ति, या जो वीडियो की एडिटिंग कर रहा है, मतलब वीडियो अपलोड कर रहा है, कुछ पार्ट को एडिट करने की जरूरत है वहाँ एडिट कर रहा है, तो वो सब लोग गैर जरूरी नहीं है, सारे लोग इंपॉर्टेंट है। जैसे जब एक कार चलती है तो हमें लगता है कि कार के टायर चल रहे हैं और इंजन चल रहा है। एक्चुअली इंजन के अंदर छोटे बड़े कई सारे कंपोनेंट होते हैं। यदि कार का एग्जॉस्ट जहां से धुआं बाहर निकलता है उसको भी यदि आप बंद कर देंगे, कार नहीं आगे बढ़ पाएगी, कार रुक जाएगी वहीं पर के। छोटा सा एक कंपोनेंट यदि जो है वो काम ना करे तो भी कार के स्मूथ चलने में प्रॉब्लम होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय, हर एक बंदा, चाहे वो हमारे सुबह सुबह एक हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में सुबह सुबह नजमा आती हैं कि जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई के अंदर। हालांकि अभी सब लोग, अधिकांश लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 कि अभी सेकेंड लहर आ गया है। मुंबई के अंदर भी जो है वो क्या हो रहा है कि कम्यूट का जो लोकल ट्रेन से इन सबका बहुत इशू हो रहा है, जिसके चलते अधिकांश स्टाफ घर से काम कर रहा है। तो नजमा जो आती हैं वो अपना हमारा ऑफिस सुबह ओपन करती हैं, सारे ऑफिस को क्लीन करती है एकदम, और के उसका जो डस्टिंग होता है, जो उसका पोछा होता है, चीज़ों को अरेंज करना ठीक से, वो काम नजमा करती हैं। एक भी दिन नजमा नहीं आती है ना तो ऑफिस में ऐसा लगता है कि यार कुछ मतलब गड़बड़ है, कुछ कि सब कुछ मैनेज नहीं है, थोड़ी डस्ट है ऑफिस के अंदर। तो नजमा का काम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे सारे के सारे टीचर जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनका काम, ठीक है। फिर आप देखें जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं उसके पहले से कि देखिए मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद वो क्वेश्चन टाइप होना, प्रूफ रीडिंग हुआ, हिंदी हुआ, उसका बहुत सारा काम होता है, अलग अलग लोग काम करते हैं इसमें। तो कभी भी एक बात, कई लोगों को लगता है कि कोई आदमी छोटा काम करता है या बड़ा काम करता है, तो वैसी कोई चीज़ होती नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हर आदमी, हम सब लोग जो दिखाई पड़ता है वो एक सिंगल फ्रेम में दिखाई पड़ता है, लेकिन उस फ्रेम के पीछे कई सारे जो है वो लोग छिपे होते हैं, कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं। हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ पर काम करने वाले हर व्यक्ति की इम्पॉर्टेंट भूमिका पता होना चाहिए, और वो जो भूमिका हमें पता होती है ना, वही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में। बायोमेंटर्स जो है उसने अभी देखिए, आप लास्ट ईयर की बात करें तकरीबन 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। किसी के फादर कोविड के चलते खत्म हो गए, किसी को जो है वो के माता पिता का रोजगार चला गया एकदम सेट के, वो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर थे बच्चे के, तो उनको जहाँ जहाँ हेल्प की जरूरत पड़ी तो हम लोग हालांकि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं कर पाए, परंतु हमने तब भी जो है वो सपोर्ट किया ताकि कि उनका काम चलता रहे, वो सब लोग जो है वो अफेक्ट ना हो उनके। जैसे कुछ बच्चे थे जो लॉकडाउन में कहीं फंस गए थे, वहाँ यहाँ पर कोई कम्यूट का साधन नहीं, कोई एक भी रुपया नहीं, तो बायोमेंटर्स ने इमीडिएटली उनका हेल्प किया। तो ये मैं आपको ये कि हमने कोई महान कार्य किया ये बताने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बायोमेंटर्स को एक परिवार मानता हूँ। तो परिवार में कई बार वक्त पड़ने पर यदि हम आपस में हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हेल्प करेगा हमारे के। अभी बायोमेंटर्स का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है इसका गुरुकुल, ठीक है, जिसके लिए अभी है ना प्रॉब्लम यह है कि कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे परमिशंस लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन कभी ना कभी वो सपना जो है उस पर हम काम करेंगे तो पूरा होगा। और वो गुरुकुल ऐसा गुरुकुल होगा जहाँ से सबसे टैलेंटेड, सबसे अच्छे बच्चे बाहर निकलेंगे, और वो पूर्णतः ऐसा होगा जो देश को सबसे अच्छे डॉक्टर प्रोवाइड करेगा। एक दिन मेरा सपना वो जरूर पूरा होगा। फिर रही बात
कि कई बच्चों ने कहा सर आप मेडिकल प्रैक्टिस के लिए टाइम कैसे मैनेज करते हैं, कि क्या आप प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं। कि तो देखो बेटा, ऐसा है कि अभी कोविड-19 के चलते फिलहाल जो है स्पेशली कुछ क्लिनिक, डायबिटीज़ वाले क्लिनिक हैं, उनको परमिशन नहीं मिला और वो सेफ भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पेशेंट को यदि हम 1-to-1 बुलाए तो हमारे पेशेंट अधिकांश जो है वो ऑलरेडी उनको कोमॉर्बिड कंडीशन होती है। कोमॉर्बिड का मतलब कोई ऐसी बड़ी बीमारी जिसके चलते छोटी बीमारी भी ज़्यादा गहरा असर कर सकती है। तो हाँ, जैसे हाइपरटेंसिव होते हैं, डायबिटिक होते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज होता है, तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो हमारे पास दिखाने आते हैं। तो फिलहाल हम लोग वीडियो कंसल्ट के थ्रू काम करते हैं। तो वो पेशेंट जो है वो वीडियो कंसल्टेशन करते हैं मुझसे, तो तकरीबन एक दिन में 15 से लेकर 20 पेशेंट, अभी पहले ज़्यादा देखा करते थे, अब थोड़ा कम हो गया, 15 से 20 पेशेंट देख के उनको बोलते हैं 3 महीने की दवाई ये वाली खाओ आप, उसके बाद बात करेंगे, ताकि बार बार रिकरिंग उन्हें परेशान ना होना पड़े। तो हालांकि इससे बहुत है कोविड-19 ने काफ़ी हद तक जो है वो लोगों को अफेक्ट किया है। अब एक नई चीज़ सामने आ रही है कि साइकोलॉजिकल बैरियर, कि लोग घरों में बंद रह के घबरा गए हैं। उनको लगता है कि कहीं बाहर जाने का मौका मिले, ठीक है, कुछ अब हमसे नहीं हो पा रहा है, अब घर में कैसे रह के बोर हो गए लोग, और ये नॉर्मल सी बात है। तो उनको काउंसलिंग भी करनी, समझाना पड़ता नहीं, अभी देखिए बाहर ऐसे समस्या है, ये समस्या, इसलिए कुछ दिन तक और आप जो है वो देख लीजिए। तो मेरे यदि आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा कि जहाँ पर आज बायोमेंटर्स है वहाँ पर पहुँच जाएगा, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। जहाँ पहुँचाना है उस बारे में मेरे कुछ सपने हैं, ड्रीम्स हैं, और वो बगैर आप लोगों की हेल्प के वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन इतनी सी बात है कि वहाँ पहुँचने के लिए मुझे कोई मायने तय करने पड़ेंगे। और लाइफ में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है आप मॉनिटरी गेन देख लें आप, या आप जो है एक सोसाइटी के अंदर परिवर्तन देख लें। मैंने मॉनिटरी गेन के ऊपर सोसाइटी के अंदर परिवर्तन को चुना मैंने, क्योंकि परिवर्तन जो होते हैं वे इवोल्यूशन करते हैं, परिवर्तन जो होते हैं वो इवोल्यूशन करते हैं, और एक इवॉल्व सोसाइटी हमेशा पहले से बेहतर होती है, अधिक सस्टेनेबल होती है। मेरा मानना है कि ये एक क्रांति है, और इस क्रांति में, शिक्षा क्रांति में, देखो अब क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो, जैसे अभी हाल ही में किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर मैं उत्तराखंड के किसी कॉलेज में हूँ, मुझे 4 लाख रुपए फीस की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट फीस की। तो मैंने कहा बेटा आपको बैंक लोन के लिए जाना पड़ेगा, वी कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फंड कि हम 4 लाख रुपए एक बच्चे की फीस भर सके, पॉसिबल नहीं हमारे लिए। आपने हमसे उम्मीद किया, अच्छा लगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो हम नहीं कर सकते हैं। तो बात इतनी सी है कि मतलब हमारे लिमिटेशंस एक्चुअली एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट, तो वी हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसलिए कई बार हम चाह कर भी कई लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। तो मैंने बोला आप बैंक जो है, यदि कोई दिक्कत है तो बैंक से मैं बात करता हूँ, बैंक से आप जो है वो लोन के लिए अप्लाई कीजिए। पहली बात तो ये है कि मतलब सरकार को इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज की फीस मेरिट में निकाल के इतना फीस रख रहे हैं आप, तो ये तो बहुत ही गलत है। हायर एजुकेशन को जो है गवर्नमेंट जो है वो सप्रेस कर रही है, तो कायदे में तो इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए ताकि इतनी बड़ी हुई फीस को वो वापस लें। खैर एक अलग मुद्दा है वो। मेरा मानना ये है कि अब देखो आज की इस टॉक से आप जो 2-3 बातें दिमाग में रखना। नंबर 1, एवरी टास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ऑर्गेनाइजेशन का हर व्यक्ति, छोटा बड़ा हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। हर व्यक्ति का यथोचित सम्मान कीजिए, उसके काम को पहचानिए। यदि आप उसके काम को नहीं पहचानेंगे तो वो गुमनामी में कहीं खो जाएगा और फिर ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा नहीं रहेगा। और वैसे में आप व्यक्ति को नहीं जीत पाएंगे। आप किसी को नौकरी पर रखना और किसी का दिल जीतना, दोनों में फर्क होता है। बायोमेंटर्स का हर स्टाफ, हर व्यक्ति जो है वो दिल से जुड़ा होता है। वो आपके लिए जब कोई समस्या होती है तो दिनों रात काम कर रहे होते हैं आपके लिए। उसके बावजूद कई बार होता है, कई बार उन्हें सुनने भी मिलता है कि नहीं आपने ठीक से काम नहीं किया, ये प्रॉब्लम हो गया। बीच में भी वीडियो सर्वर का एक ऐसा इश्यू हो गया जिसको आइडेंटिफाई करने में कई दिन लग गए कि क्या हुआ, क्या एक्चुअली के मालूम चला कि वो जो सर्वर प्रोवाइडर हैं उन्होंने कोई कोड में चेंज किया, उस कोड से अपना कोड मैच करना है। ये सब बड़े टेक्निकल काम है ना। मैंने देखा कि एंड्रॉयड डेवलपर जो होते हैं और ये डेवलपमेंट वाला काम है, कोडिंग वाला काम है, बहुत ही टेक्निकल काम। तो टीम ने फिर आइडेंटिफाई किया, काम कर रहे हैं। अब काम करने में कई बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है कि ये वाला कोड सेट हुआ कि नहीं हुआ, तो कई बार दिक्कतें हो जाती हैं, ऐसी दिक्कतें। लेकिन उनको फिर कॉन्टिन्यूस मैसेज आते रहते हैं, ये नहीं हो रहा, वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं, क्या काम करते हो उठ के। तो वो टीम भी हट जाती है अंदर से, है ना। तो मैं इतना मानता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, तो 99% लोग जो है वो ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपना काम बेहतर करना चाहते हैं और वो जानते हैं कि इस काम का फीडबैक जो है उनको अफेक्ट करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है वो हमें लगता है कि ये बहुत आसान, जैसे मम्मी कई बार रोटी बनाती है, अपन बोलते हैं रोटी जला दी, अच्छी नहीं बनी, लेकिन कभी रोटी बना के देखिए,
आटे गूंथने से लेकर उसमें नमक का सही रेशियो डालने से लेकर सही पानी डालने से लेकर गूंथना, उसको बाद उसका जो है वो लोई को तोड़ना, बेलने के बाद प्रॉपरली सेकना, सारी प्रोसेस लंबी है। वो हो सकता है सब्जी बनी घर में, थोड़ी अच्छी नहीं बनी सब्जी किसी कारण से, तो हम बोलते हैं कि अरे क्या बनाया है, कचरा। लेकिन वो वाली बात है ना कि उसमें जो प्रोसीजर लगा पूरा, तो यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द गुड पार्ट ऑफ द थिंग्स। लाइफ में क्या होता है कि हम हमेशा उस छोटे से माइनर पार्ट को फोकस करते हैं जो उतना रिलेवेंट नहीं होता है। रिलेवेंट होता है द इंटायर प्रोसीजर। याद रखना, जिंदगी में कभी भी एक व्यक्ति सही या गलत नहीं होता है। जिंदगी में कभी भी एक व्यक्ति सही या गलत नहीं होता है, उसकी परिस्थितियां कैसी रही हैं पहले की, वो उसकी सोच को अफेक्ट करती है। यदि आप उसी व्यक्ति को बेहतर परिस्थितियां प्रोवाइड करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि वो बेहतर प्रकार से व्यवहार करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने दिल जले होते हैं कि उनको मतलब किसी के भलवंसा से, किसी के अच्छे से अच्छा ही नहीं लगता है। कि कुछ लोग बड़े पंचुअल होते हैं, जिसे मैं देख रहा हूँ कि जो चाहे बायोमेंटर्स हो, चाहे नेक्स्ट मेडिको हो, चाहे बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स हो, चाहे वो मेरा पर्सनल ब्लॉग हो, कुछ लोग ऐसे हैं इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे कि सबसे पहले आके वो डिसलाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलते। उनके दिमाग में मैं रहता हूँ, आप लोगों के दिल में रहता हूँ, उनके दिमाग में मैं रहता हूँ, पूरे समय घूमता रहता हूँ, ये आदमी ने और क्या किया, इस आदमी ने क्या, और वो चाहते हैं कि कुछ करें ऐसा नेगेटिव। हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया किसी लेडी का, तो उनको मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए कोई जॉब निकला था हमारे यहाँ पे, तो उनको अप्रोच किया, मैंने फ़ोन किया, तो मैंने बोला कि ऐसा है कि ये हमारे यहाँ पे काम है, इस तरह का काम करना पड़ता है इसमें। तो बोली ठीक है, वैसे आपको मैं आपको बता दूँ कि आई एम ए सीनियर वीडियो एडिटर, और मैंने अप्लाई तो किया था आपके यहाँ पे, पर आपका जो पैकेज है उस पैकेज में मुझे मतलब आप लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं आपसे ज़्यादा मांग नहीं रही हूँ, क्योंकि पता नहीं आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो मैंने अब एज एन एम्प्लॉय मैं अपने हर व्यक्ति को मैं खुद ही एम्प्लॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 1 to 1 मेरा कनेक्शन आ चाहिए। थोड़ा सा सुन के अजीब लगा, मैंने कहा नहीं मैडम आप बताइए, आपका सैलरी स्लिप वगैरह दीजिए, हम लोग कंसिडर करते हैं उसको। बोले नहीं, जब तक जॉब नहीं लगेगा मैं सैलरी स्लिप नहीं दूंगी। तो मैंने कहा मैडम आपका जो पैकेज हमने ऐड किया है उससे आपका पैकेज ऊपर है, तो आप हमें सैलरी स्लिप देंगे तो हमें सोचने में आसानी होगी कि हमें आपको किस पैकेज पे लेके आना है। बोले नहीं, आप लोग यहाँ पे कोई प्रोफेशनल नहीं है क्या, पहली बार आप लोग कर रहे हो क्या आपको। तो उसने 10 बातें मेरे को सुना दी फ़ोन पर। मैंने कहा मैडम ऐसा है कि जो ऐड किया था उसमें से जो सैलरी लिखा था उससे आपका एक्सपेक्टेशन 1.5 गुने के आसपास है, तो हमें देखना पड़ेगा आप पहले के ऑर्गेनाइजेशन में जो कर रहे थे तो उसका हमें पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि भैया आप एक्सपीरियंस है ये है, क्योंकि रिज्यूम में तो लोग बहुत चीज़ें लिखे होते हैं ना, तो हमको वो पता। बोले नहीं ऐसा है कि आपको पता नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं, मैं बहुत सीनियर वीडियो एडिटर हूँ। मैंने कहा मैडम आपने चूंकि अप्लाई किया इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। बोले आप हैं कौन। तो मैं बोला कि मैं कंपनी का CEO हूँ इसका। तो बोलती अच्छा CEO फ़ोन लगा रहे हो, मतलब आप अकेले ही सारा काम करते हो, कोई है नहीं कंपनी में, इसका मतलब ये। बोले ऐसी कंपनी मुझे काम नहीं करना। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आपने हम लोग कंसिडर किया जॉब के लिए, इसके लिए है ना, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने जो है वो सोचा, कंसिडर किया, कोई बात नहीं, फ़ोन रख। फिर वो लेडी गई कहाँ पे, गूगल रिव्यू पे गई। वहाँ गूगल रिव्यू पे जाकर उसने क्या किया, उसने इग्नाइट ब्रेंस को ढूंढा और वहाँ जाके उसने 1 स्टार दिया। ठीक है, फिर वो इंडीड पे जहाँ ऐड था वहाँ गई, वहाँ जाके उसने लिखा नॉन प्रोफेशनल, नॉन इथिकल दिस कंपनी। ठीक है, सी वांट कि आई शुड रिस्पॉन्ड और आई शुड से। तो मैंने कोई रिस्पॉन्ड किया ना कुछ किया। 2 दिन 3 दिन रखने के बाद उसने फिर गूगल रिव्यू को उसने हटाया अपना। ठीक है, इंडीड पे से अपना पोस्ट उसने हटाया, क्योंकि अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि कारण ये है कि हमको नहीं मालूम कि उसकी फैमिली में क्या क्राइसिस चल रही थी, हमको नहीं मालूम कि उसके परिवार में, उसके हस्बैंड से, उसके घर में, परिवार में, माता पिता से किससे क्या प्रॉब्लम चल रहा था। हमको नहीं मालूम कि जब हमने कॉल किया उस समय उसका मूड क्या था। हमको नहीं मालूम कि बैकग्राउंड में क्या समस्याएं थी। तो उसने जो गुस्सा किया उस गुस्से को मैंने एक्सेप्ट किया। हाँ ठीक है, मैंने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि ये लेडी समझदार होगी, अच्छी होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके आसपास का सराउंडिंग कंडीशन और इसका जो है, जिसने बार बार जब 2 बार बोला कि मैं सीनियर एडिटर हूँ, मतलब उसके अंदर का ईगो कहीं हर्ट हो गया है, तो वो अपनी पोजीशन बताने की कोशिश बार बार करेगी, मैं कौन हूँ, पहचानो मेरे को। वो पहचान का क्राइसिस है। तो मैंने उसको जो है वो मन से मैंने उसको जो है वो क्षमा कर दिया और मैंने कहा नहीं, ये
वक्त की बात है, ये बहुत अच्छे से व्यवहार करेगी यदि इसको सही वक्त पे हम अप्रोच करते हैं। शायद से वो टाइमिंग गलत थी मेरी, उसको गुस्सा था, गुस्से में उसने वो रिव्यूज़ दिखे, जब उसको गुस्सा ठंडा हुआ, जब उसने देखा कि यार सामने वाला आदमी खुद सीईओ था, उसने बोला कि कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्लाई बिकॉज, तो उसको मन में कहीं ना कहीं एक होता, हर आदमी के अंदर एक गिल्ट आ जाता है कई बार यदि वो सही चीज़ का विरोध करता है। देन शी रियलाइज द थिंग। तो लाइफ में हर बार पलटकर जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बार पलटकर जवाब देना जरूरी नहीं है। एवरी टाइम आदमी को बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए और आगे बढ़ जाइए, भूल जाइए उसको, क्योंकि वो यदि आपसे जुड़ा होगा तो लौट कर आएगा, नहीं जुड़ा होगा तो कोई मतलब ही नहीं हमको उससे, हम आगे बढ़ेंगे। और ये तो दुनिया मेला है, मेले में जाते हैं ना, क्या खाना है, क्या चुनना है, कौन सा खिलौना लेना है, वो हमारी चॉइस है, देख होता सब कुछ है वहाँ पे। हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।